हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाल से अथवा एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नेचर में क्यों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार IIT JEE या कह सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई प्रकार के एग्जाम्पल्स को दे करके, जिसमें एल्कोहल, फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल को दे करके पूछा जाता है दिए गए निम्न उदाहरणों में किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। चलिए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, हमने कह ही दिया, वो चाहे आपके बोर्ड के लिए हो, चाहे आपके किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, है इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लिख दें पहले इस क्वेश्चन को, जैसे है क्वेश्चन क्या, फाई ROH RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर in acidic nature, acidic more acidic nature than अल्कोहल, अल्कोहल की अपेक्षा, और दूसरा है फिनाल। ये है क्वेश्चन कि अल्कोहल से और फिनाल से, इन दोनों की अपेक्षा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक नेचर में क्यों होता है। चलिए इसी को समझने के लिए शुरू करते हैं पहले उस महत्वपूर्ण बात को जो एसिडिक होने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अम्ल, एक स्ट्रांग अम्ल, एक अच्छा अम्ल, एक प्रबल अम्ल तभी हो सकता है जो जल्दी से, देखिए ध्यान से ऐसे कर देते हैं, जो जल्दी से H पार्टिकल का त्याग कर दे। पहली बात, जो बहुत ही आसानी से, पहला पॉइंट है इजीली रिमूव H पॉजिटिव। ये पहली बात कि जो बहुत ही आसानी से H पॉजिटिव का रिलीज कर दे, तो वो कहलाएगा क्या, एक अच्छा एसिड। यहाँ पर अभी अच्छे से त्याग किया, जल्दी त्याग किया, इससे कोई हमें जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये कहा गया कि जो किसी अम्ल का दूसरा भाग होता है, इसे देखिए ये अम्ल है, अम्ल का दूसरा भाग RCOO नेगेटिव है, और RCOO नेगेटिव जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ लिखिए, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस जितना ही स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ही स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। दो बातें हो गई। दो बातें हमने आपको शुरू में ही बताई थी कि H पॉजिटिव आसानी से रिमूव करें और उनका कॉन्जुगेट बेस जो है वो अच्छे से स्टेबल हो। अच्छे से स्टेबल आप कह सकते हैं, हो सकता है किसी ग्रुप के जुड़ जाने से, सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ जाने से, प्लस आई इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से, प्लस एम अथवा माइनस एम यानी मेजोमेरिक, जिसको आप रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, हो सकता है इन सभी से हुआ स्टेबिलिटी उसमें आ जाए, किसमें, कॉन्जुगेट बेस में। यदि ऐसी दशाओं में स्टेबिलिटी आती है तो भी समझ लीजिएगा कि वह एसिड एक अच्छा, एक स्ट्रांग एसिड है। अच्छा, एक नई बात जो तीसरी बात लेकर के आई है, ये तीसरी बात ये है, यदि इसे हम ऐसे नहीं, इसको जल में घोल दें,
जैसे RCOOH में हम मिला देते हैं H2O। H2O के पास पता हमको कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बड़े ही आसानी से H इधर चला आएगा क्योंकि हाइड्रोजन इससे छूटेगा, और जब हाइड्रोजन इससे छूटेगा तो गिव्स आउट करेंगे ये RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। बातें वही हैं क्योंकि इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन, देखिए ये कॉन्जुगेट बेस जो मिल रहा है हर किसी अम्ल में मिलता है। हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है RCOOH का, अभी हम समझाएंगे आपको फिनाल को भी लेकर के और ROH अल्कोहल को भी लेकर के, लेकिन थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए जानना जरूरी है कि H3O पॉजिटिव जो देते हैं वो भी अम्ल होते हैं। अच्छा, H3O पॉजिटिव देते हैं वह भी अम्ल होते हैं। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि जो जल्दी से H पॉजिटिव निकालेंगे जल में, जलीय विलयन में, वही H3O पॉजिटिव देंगे। तो कह सकते हैं जो आसानी से H3O पॉजिटिव दे वो अच्छे अम्ल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने देखा था कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट बेस आ ही गया है, इसको भी स्टेबल होना है। स्टेबल होने का मतलब हो गया यदि RCOO नेगेटिव ऐसे ही संतुष्ट है, जैसे दिया गया ऐसे ही संतुष्ट है, यानी इसको कोई भी मतलब नहीं है कि वह H पॉजिटिव को फिर से अपनी ओर खींचे। बात गौर से समझिएगा, यदि यह अपने में अस्थाई है, यह H पॉजिटिव को अपनी ओर आसानी से अब खींचने वाला नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि जब ये खींचने वाला नहीं है, इन H पॉजिटिव की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक अच्छा अम्ल भी नहीं हो सकता है। एक अच्छे अम्ल को होने के लिए इसे अपनी ओर खींचना भी जरूरी है। यदि ये खींच ले, भाई छूटा हुआ H पॉजिटिव यदि इसके पास आ जाए तो समझ लीजिएगा कि एक अच्छा अम्ल भी है, एक अच्छी तरीके से H पॉजिटिव को खींच रहा। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अल्कोहल, फिनाल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता को चेक करेंगे। अभी खुद ब खुद आप ज़रूर बोल देंगे कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है इन सभी की अपेक्षा अधिक होती है। एक बात और आती है सामने, रेजोनेंस की। रेजोनेंस की दशा में भी देखा जाता है जो अच्छे से रेजोनेंस करते हैं वो भी अम्लीयता को बढ़ाने का काम करते हैं। ये सारी बातें हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे एक एक का, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा, हाँ इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई हैं। इन्हीं ये समझ लीजिए की पॉइंट है, इसी की पॉइंट को हम फिनाल पर, अल्कोहल पर और कार्बोक्सिलिक एसिड पर रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस बात को लेकर के, ये तीनों जो की पॉइंट है इसी को लेकर के शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया ROH, इसके पास लोन पेयर हम दिखा देते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप इसको जब पानी में डालेंगे, H2O में डाल देंगे H2O, तो होगा क्या, ये H खिसक करके इधर जब आ जाएगा यहाँ पर H पॉजिटिव के रूप में, तो बन जाएगा RO नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और प्लस ये H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया। यहाँ देख रहे हैं अच्छे से, अब हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो गया और ये हो गया आपका एल्काक्साइड। एल्काक्साइड एल्काक्साइड में देख रहे हैं कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जो एल्काक्साइड का लगा हुआ जो एल्काइल होता है,
एल्काक्साइड का लगा हुआ एल्काइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऑक्सीजन की ओर, और ऑक्सीजन की ओर जब डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, तो जो इसका छूटा हुआ हाइड्रोजन है, देखिए ध्यान से, इसका जो छूटा हुआ हाइड्रोजन है ये इसकी तरफ आने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसे ज़रूरत पड़ गई अब कि जो H पार्टिव मेरा निकल गया था वो H पार्टिव मेरे पास आ जा। मैं H पार्टिव को छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं R, ऐसे कर देते हैं OH। अब ज़रा बताइए कि जैसे किसी कंडीशन बस ये OH के साथ जुड़ा हुआ है, यानी HO के साथ जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इसको मिलते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब बताइए इसे संतुष्ट होने के लिए पॉजिटिव की ज़रूरत है कि नहीं है? कहेंगे बिल्कुल ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव की ज़रूरत है तो क्या यह H पॉजिटिव को छोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगा। कंफर्म हो जाइए कि यदि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी खूब बढ़ जा रही है, खूब बढ़ जा रही है, और बढ़ेगी किसी कारण, इस R के कारण, क्योंकि R इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, यानी कि जब R इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, ऐसे कुछ ही इस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जा रही है, तो क्या करेगा ये? अपने H पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा। ध्यान दीजिएगा, जब H पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लिया तो क्या ये संतुष्ट हुआ? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हुआ। मतलब अब तो जब इसके पास आ ही गया तो H निकला ही नहीं, और जब तक H निकलेगा नहीं तब तक अम्लीयता आएगी नहीं, अथवा जब तक ये इसी रूप में स्टेबल नहीं होगा तब तक भी अच्छे अम्लीयता नहीं आएगी। हमने दो बात को बताया था, H पॉजिटिव का निकल जाना, H पॉजिटिव का निकल जाना ही अम्लीयता होती है। अब देखिए, जब इसके पास O के पास नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या यह H पॉजिटिव को छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। भाई ये स्टेबल कैसे रह पाएगा? इसमें तो समस्या आ गई। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और जब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो इसको H पॉजिटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, तो दूसरे पॉजिटिव का चक्कर क्यों लगाएगा जब इसके पास हाइड्रोजन ही है? तो हाइड्रोजन अपनी तरफ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन को अपने ऑक्सीजन से जाने नहीं देगा। और जब जाने नहीं देगा गाइस, तो आप जान जाएंगे कि जब हाइड्रोजन ही नहीं निकलेगा तो उसमें अम्लीयता कैसी? तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये जो RO नेगेटिव है ये प्लस I इफेक्ट को शो करता है। प्लस I का मतलब हो गया R के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन O की तरफ हो गया, और O पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई। जो H पॉजिटिव ये त्याग किया था वो H पॉजिटिव की अपनी ओर खींच रहा है, और जब अपनी ओर खींच रहा है तो RO के साथ H जुड़ा रह गया, और जब जुड़ा रहेगा तो कोई अम्लीयता नहीं पाई गई। अब कह सकते हैं कि ये वीक एसिड का काम किया। यदि ऐसा करता है, H पॉजिटिव को छोड़ ही नहीं पाता है, तो आप बताइए क्या वो अम्ल का काम करेगा? नहीं कर सकता है। H पॉजिटिव को त्यागना होगा किसी पदार्थ में अम्लीयता को लाने के लिए। चलिए ये बात हो गई। अच्छा, बात दूसरी करें। यहाँ पर ऐसे ही आप बना लीजिए फिनाल। ये है फिनाल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है H, और यहाँ पर पानी, आप H2O ध्यान दीजिएगा। अब H2O में क्या होगा? ये आसानी से नेगेटिव बनाएगा। हाइड्रोजन कुछ उल्टा हमने कर दिया। हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा, और पॉजिटिव जब इसे देखेगा इलेक्ट्रॉन को तो चला आएगा H3O पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी ऐसे। ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ये हो गया प्लस, हो गया H3O पॉजिटिव। इसको आप बोलते हैं क्या? वो तो एल्काक्साइड था, ये है फिनाक्साइड। ये फिनाक्साइड आयन मिल गया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझना है, इस फिनाक्साइड आयन के आपने रेजोनेंस पिछले वाले क्लास में भी देखा है।
मतलब रेजोनेंस इसका कई बार आपने देख लिया है, हमें लगता है 2-3 बार देखा है। और आपने ये भी देखा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये आता है यहाँ पर, ये यहाँ पर, फिर ऐसे ये टूट करके फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि 3 पोजीशन ऐसे होते हैं। देखिए ये जब टूट करके यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड का नेचर देगा ये, और एक बार आंशिक नेगेटिव यहाँ पर आएगा, आंशिक नेगेटिव यहाँ पर आएगा, आंशिक नेगेटिव यहाँ पर आएगा। मतलब 3 पोजीशन ऐसे हैं जहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। पिछले क्लास में आपने देखा था, ये जो रेजोनेंस आपको दिखाई दे रहा है, 3 नेगेटिव जो चार्ज आ रहे हैं ये कार्बन के ऊपर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कार्बन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, जब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हमें ये पता है कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन होता है। मतलब कि कार्बन की नेगेटिविटी एक पीरियोडिक टेबल में कम होती है और उसकी अपेक्षा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन इन सब की ज़्यादा होती है। अब जरा देख के बताइए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट कहाँ पर है? कार्बन पर है, यहाँ भी कार्बन पर है, यहाँ पर भी कार्बन पर है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिस पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता हो, यदि वह सहन करने की क्षमता रख सकता हो, जैसे हमारे कहने का मतलब, हम किसी पदार्थ को यदि लेते हैं, यदि मेरे पास रखने की व्यवस्था है तो ठीक है, और यदि नहीं है, मेरे पास व्यवस्था ही नहीं है, इसका मतलब हम अनस्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। कहीं यहाँ रखेंगे, कभी इधर रखेंगे, कभी उधर रखेंगे, यानी इधर उधर रखने का प्रयास करेंगे, उससे स्टेबिलिटी तय नहीं होती है। यहाँ पर जितनी क्षमता ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉनों को रखने का, उतनी क्षमता कार्बन के पास नहीं है। यहाँ तो आप कार्बन को ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि इसके पास नेगेटिव रखने की कैपेसिटी है ही नहीं। अगर नेगेटिव रखने की कैपेसिटी है तो है ऑक्सीजन। यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव रखने की क्षमता है, और जब नेगेटिव रखने की क्षमता है तो हाइड्रोजन को यहाँ पर आसानी से खींच सकता है। और जब हाइड्रोजन को आसानी से खींच सकता है, गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यदि यह हाइड्रोजन को आसानी से खींच सकता है, अपने पास चिपका करके रखता है, तो इसका मतलब इसमें अम्लीयता तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यदि हाइड्रोजन यहाँ से आकर के चिपक जाए, मतलब हाइड्रोजन हमें तो निकालना है, अम्लीयता लाने के लिए क्या करना है? हाइड्रोजन को निकालना है, और यहाँ तो हाइड्रोजन निकल नहीं रहा, बल्कि हाइड्रोजन चिपक रहा है। जैसे इसमें चिपकता था, एल्काक्साइड में हाइड्रोजन आकर के ऑक्सीजन से चिपक जाता था, तो इसमें कोई अम्लीयता नहीं पाई गई थी। यदि वही हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुआ है, यदि ऑक्सीजन से पुनः आकर के चिपक जाए तो अम्लीयता नहीं पाई जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिपकेगा नहीं, बल्कि दूर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है ही कहाँ। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो खींचा हुआ चला आ रहा है, किसके पास? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास खींचा हुआ आ रहा है, कभी इस कार्बन के पास, कभी इस कार्बन के पास, कभी इस कार्बन के पास। मतलब यदि हाइड्रोजन आना भी चाहे तो आएगा तो ऑक्सीजन के पास, आएगा तो पाएगा नहीं, पाएगा कहाँ पर? कार्बन के पास। और हाइड्रोजन उतना आसानी से कार्बन के पास पहुँच नहीं सकता है, और जब हाइड्रोजन कार्बन के पास पहुँच नहीं सकता है तो मतलब एसिडिटी बरकरार है। भाई, जब हाइड्रोजन चिपक ही नहीं पाएगा कार्बन से, या इस ऑक्सीजन के पास आ ही नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं पाएगा आने का, तो मतलब हाइड्रोजन बाहर है। इस कंपाउंड से जो फिनाल है, इससे हाइड्रोजन बाहर ही है, और जब हाइड्रोजन बाहर है तो अम्लीयता कायम है। और जब अम्लीयता कायम है, हम कह सकते हैं कि एल्कोहल से अच्छा इसमें अम्लीयता पाया जाएगा। यानी कि एल्काक्साइड से फिनाक्साइड मोर स्टेबल होगा, और जब मोर स्टेबल होगा तो मोर एसिडिक कैरेक्टर भी पाया जाएगा।
यानी अब क्लियर हो गया अल्कोहल की अपेक्षा जो ये क्या कह सकते हैं फिनाल होता है वो एक अच्छा अम्ल होता है। अच्छा, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक आयन का या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है। वो कैसे, जरा इधर देखिए। कार्बोक्सिलिक में RCOOH होता है, इसको भी आप जल में मिला दीजिए। देखिए जल में मिला देंगे जब तो ये होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज चलाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के पास चलाएगा और जब चला आएगा तो ये बनाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर एक नेगेटिव भी आ जाएगा जो कि RC नेगेटिव मिलेगा प्लस ये H3O पॉजिटिव, मतलब H का रिलीज हो गया, H2O के साथ कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके H3O पॉजिटिव दे दिया हाइड्रोनियम आयन और ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया हुआ। अब आप ये कहेंगे जो हमने ऊपर बताया कि अब तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन क्यों छोड़ेगा। और यहाँ भी देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी ये प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। बिल्कुल शो कर रहा है, हमने कब कहा नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल ये प्लस आई इफेक्ट को भी शो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर रेजोनेंस भी शो हो रहा है। कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अथवा माइनस चार्ज है। होगा क्या यार, ये इसके पास आएगा, चलिए कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O के पास माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके पास आएगा प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के पास आएगा माइनस और ये बना लेगा फिर से ये डबल बॉन्ड बना लेगा और ये हो जाएगा R और R हो जाएगा इस साइड में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है वैसे ये है, बस हुआ क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नीचे था और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ऊपर हो गया, अंतर इतना हो गया। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इसका ऑक्सीजन पर, कभी इस प्रकार से कर दें, कभी ऑक्सीजन को आधा आधा कर दें, आधा अच्छा रहेगा, है तो एक ही नेगेटिव। कभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता इस ऑक्सीजन के पास, कभी ऑक्सीजन को डोनेट करता है इस ऑक्सीजन के पास। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह इस O के पास ही रह जाता है, ऑक्सीजन के पास। इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज को नहीं पहुंचने देता है, नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास नहीं पहुंचने पाएगा। तो आप कहेंगे सर जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास ही है तो हाइड्रोजन को छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर देखिए, आप ऐसा प्रश्न जरूर उठाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर दो चीज़ें पाई जा रही। एक क्या, एक मिल रहा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट भी मिल रहा है और दूसरा यहाँ पर रेजोनेंस मिल रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट भी मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नेट रिजल्ट आता है और रेजोनेंस के लिए अच्छा होता है, नेट रिजल्ट में रेजोनेंस हाइयर होता है और जब रेजोनेंस हाइयर होता है मतलब ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के पास घूमते रहते हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ पर टच करेगा ये तो कंफर्म नहीं है, इसके पास आएगा तो इसके पास भी हाफ ही पाएगा, यहाँ भी नहीं रुक पाएगा, यहाँ भी नहीं रुक पाएगा। तो जब ऑक्सीजन टच नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन टच नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन से तो दूर ही रहेगा और जब दूर ही रहेगा
उसकी अम्लीयता बरकरार रहेगी। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन टच भी नहीं कर पा रहा है, दो उसके पीछे तथ्य भी लगे हुए हैं, दो इफेक्ट भी लगे हुए हैं, प्लस आई का इफेक्ट और एम का इफेक्ट, मेजोमेरिक का इफेक्ट, रेजोनेंस का इफेक्ट, दोनों इफेक्ट इस पर प्रभावी हैं। लेकिन उन दोनों में ज़्यादा प्रभावी जो है वो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। और मोर स्टेबिलिटी के कारण इनका जो एसिडिक नेचर होता है इन सभी से उच्च होता है। तो हम एक ही लाइन में कहेंगे कि सबसे कम अगर एसिडिक नेचर है तो एल्कोहल का है, उससे कम अगर उससे अधिक यदि एसिडिक नेचर है तो है फिनाल का, और उससे अधिक यदि एसिडिक नेचर है तो RCOOH का। बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये। इस प्रकार से हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा किसके समक्ष, ROH और फिनाल के समक्ष। तो बस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बस यहीं तक सीमित रखेंगे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, आपको कितना अच्छा समझ में आया, इस बात को ज़रूर मेंशन करिएगा। बस आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।